नसीन, हम जंग के 13वें दिन के अंदर हैं और इस तरह से यह जंग तवील तरीन जंग बन चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ने किसी मुल्क के ऊपर अटैक किया हो और वह मुल्क आगे से जवाब दे रहा हो और इतने दिनों तक जवाब दे रहा हो, तो यह सबसे तवील तरीन जंग जब वो बन चुकी है। और दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि इस जंग का जब वो रिजल्ट क्या होगा। जाहिर है इस वक्त का तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन नसीन, अगर आप नोट करें तो 13 दिन ईरान का सस्टेन करना, 13 दिन ईरान का खड़े रहना, 13 दिन ईरान का सर्वाइव करना, यह अपने आप में एक बोलता हुआ रिजल्ट है। किसी रिजल्ट की जरूरत नहीं है। 13 दिन ईरान का सर्वाइव कर जाना किसके सामने? 19-20 की ताकत का कोई फर्क नहीं है। आप लड़ किससे रहे हैं? अमेरिका से, इजराइल से, बर्तानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, यूरोप से, अपने जो आपके इर्द गिर्द के मालिक हैं। क्या देखिए, लड़ तो ईरान अकेला ही रहा है ना इस वक्त। अगर प्रैक्टिकली देखें तो लड़ तो अकेला रहा ईरान। ये तो नहीं कि किसी और मुल्क ने आकर जब वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, किसी और मुल्क की आर्मी जो है वो उसने ऑफिशियली आकर ईरान को ज्वाइन कर लिया है। जो भी सपोर्ट है वो पसे पर्दा है और वो कितनी है एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप पूरी दुनिया से एक तरह से लड़ रहे हैं और आप अकेले खड़े हैं, और जिनसे आप लड़ रहे हैं उनकी ताकत तो यह है कि वो एक झटका देकर किसी भी मुल्क को उसको तरोड़ मरोड़ के जब रख देते हैं। उनका सिर्फ मीडिया, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी है कि वो मतलब आपको हिला के रख देंगे, आपके तख्ते उल्टा देंगे और आपको धर्म भरम कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलना। यानी मिलिट्री तो लेकर आना बहुत दूर की बात है ना। उनका सिर्फ प्रोपेगेंडा ही, उनकी सैंक्शंस ही ये काफी होती हैं किसी भी मुल्क की हड्डी पसली तोड़ने के लिए। तो यहां तो किसी कुछ और है। आज 13 दिन हो चुके हैं और अमेरिका का सदर यह कह रहा है कि हमें ईरान के अंदर कोई हदफ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो सारे टारगेट्स थे वो सारे के सारे हिट कर दिए हैं। 6000 से ज्यादा टारगेट्स अमेरिका और इजराइल ने हिट किए हैं। पीछे कहते कुछ बचा ही नहीं ईरान में टारगेट हिट करने के लिए, और 13वें दिन ईरान स्टैंड कर रहा है। तो अपने आप में ये 13 दिन सस्टेन करना और जवाबी हमले करते रहना, ओ भाई यही तो रिजल्ट है। ये तो दुनिया बदल चुकी है एक अंदाज में। अगर आप देखें तो अमेरिकी ताकत तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। अच्छा, अब जरा आगे देखें कि ईरान ना सिर्फ सस्टेन कर रहा है बल्कि वो तो एस्केलेट कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी तो बिल्कुल कुछ और नजर आ रही है और बहुत बड़े दर्जे के ऊपर मिस कैलकुलेशन जो अमेरिका की नजर आ रही है कि उसने बिल्कुल ईरान को बहुत कमजोर समझा था और ईरान के इरादों को और हौसलों को भी बहुत कमजोर समझा था और ईरान की कौम को भी बहुत कमजोर समझा था और यूं समझा था कि इनको भी तोड़कर और दो हिस्सों में करके और खाना जंगी करवा के ये सारा। तो ईरान के लोगों ने जो यूनिटी दिखाई है ये भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब हो क्या रहा है कि ईरान और लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने एक साथ हमले इजराइल के ऊपर शुरू कर दिए हैं। कल रात जब वो पहला हमला ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से एक साथ इजराइल पर किया गया और अब ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से दूसरा ज्वाइंट अटैक इजराइल पर कर दिया गया है। यानी अब यह बात सामने आ रही है कि अब यह ऐसे ही होगा, ये एक जंग का नया फेज है। वैसे ईरान अब हर नए दिन जो है जंग का एक नया फेज ही लॉन्च कर रहा है। वो नए मिसाइलों की शक्ल में हो सकता है, वो क्वांटिटी की शक्ल में हो सकता है, और अब वो इस शक्ल में है कि अब हिजबुल्लाह ज्वाइंटली आ गई है। पहले हिजबुल्लाह अपने हमले कर रही थी, ईरान अपने हमले कर रहा था, लेकिन अब यह है कि ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स जब एक साथ इजराइल में दाखिल हो रहे हैं, जिससे जो इजराइल का एयर डिफेंस है वो बिल्कुल ओवरवेल्म हो चुका है, जो ऑलरेडी 12 दिन में डिप्लीट हो चुका है। अब चुके सैकड़ों की तादाद में ईरान चुके यहां से सैकड़ों नहीं भेज रहा है, सैकड़ों ड्रोन, सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइल नहीं भेज रहा है, वो तो 20-30 भेज रहा है ना। तो हिजबुल्लाह का एडवांटेज डिफरेंट है, वो वहां से सैकड़ों रॉकेट्स जब वो फायर कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाए हैं। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि आज 13वें दिन लेबनान के बॉर्डर से लेकर इलाक तक, जो इधर वाला बॉर्डर है इजराइल का, ये सारे का सारा धमाकों से गूंज रहा है। हर जगह पर मिसाइल जो वो आ रहे हैं। इलाक के ऊपर हिट किया गया है ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से। नॉर्दर्न जो सेटलमेंट्स हैं, नॉर्दर्न सिटीज टाउन्स है, वो मुकम्मल अंडर अटैक है और हिजबुल्लाह के हमले तल अवीव तक जब वो पहुंच चुके हैं। और तल अवीव की सूरत हाल यह है कि ईरान ने यह कहा है कि हमने 50 टारगेट सिर्फ तल अवीव के अंदर हिट किए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर एक और नई चीज हुई है और वो ये चीज हुई है कि देखें, अमेरिका और इजराइल का जो बॉम्बिंग का स्केल था इन ईरान तो उसके पास को भी नहीं था। ईरान तो अपने टारगेट हिट कर रहा था, प्रेसिजन के साथ कर रहा था अपने अंदाज में जो भी है, लेकिन जिस अंदाज में वो बमबारी कर रहे थे ईरान के अंदर, ईरान तो उस दर्जे की बमबारी तल अवीव में नहीं कर रहा था। हमले कर रहा था, जवाब दे रहा था, और यही वो दे सकता है। और ये भी यानी कि ऐसी बात है कि जो दुनिया में किसी ने आज तक इस चीज का मुजाहरा भी नहीं किया। लेकिन अब बात उससे भी आगे चली गई। ईरान ने पिछले 24 घंटों में यह काम किया है, यह करके दिखाया दुनिया को कि वो बॉम्बिंग के स्केल के अंदर, टारगेट्स को हिट करने के स्केल के अंदर भी अमेरिका और इजराइल के बराबर आ गया है। और यह उसका सबूत है जिसने 50 टारगेट सिर्फ तल अवीव में हिट किए। यानी अगर वो ईरान के अंदर जो है वो 100 टारगेट हिट कर रहे हैं, तो जवाब में ईरान जो है वो 15 टारगेट सेट कर रहा है या 20 टारगेट सेट कर रहा है अक्रॉस द यूएस बेसेस एंड इजराइल के अंदर। यानी ये गैप है, बॉम्बिंग और टारगेट्स को हिट करने का गैप है। अब वो बराबर का ही मामला जब वो आ गया, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कि उधर अमेरिका और इजराइल है
और आप देखेंगे फ्रांस के रफाइल तैयारी भी मदद दे रहे हैं, जर्मनी भी मदद दे रहा है, बर्तानिया की तैयारी भी मदद दे रहे हैं, मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कलेक्टिव वेस्ट की प्रोडक्शन है, इतना कुछ है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई मुल्क इतनी बड़ी ताकत के सामने सस्टेन कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। तो अब ईरान ने ये जो इतना बड़ा वाकया कर दिया है कि वो बॉम्बिंग के स्केल में भी इनके बराबर आ गया। ये तो एक बिल्कुल नया सिलसिला जब इसने शुरू कर दिया, और वहां पर एक मुकम्मल सेंसरशिप है, वहां पर स्काई न्यूज, CNN, फलाना फलाना ये सब तो मौजूद है, खुद इजरायली मीडिया, लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। यानी किसी के पास ये 100% इंफॉर्मेशन नहीं है कि नुकसान कितना हो रहा है, इजराइल के अंदर एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, ये 100% कोई भी नहीं बता पा रहा। अच्छा, चूंकि इसलिए नहीं बता पा रहा कि वहां पर सेंसरशिप है। अब हम जरा ये अंदाजा करें कि इजरायली मीडिया या वेस्टर्न मीडिया, ये एक होता है भी दिखाना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये देखें मामूल के मुताबिक तल अवीव में सब चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं, कोई यहां पर एक आध रॉकेट गिर रहा है, बस इतना ही है। वो ये भी नहीं दिखा रहे, वो कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि हमने सारे रॉकेट्स और मिसाइल ड्रोन जब वो इंटरसेप्ट कर लिए, वो ये भी नहीं दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। तो इससे ये बात, इसको मजीद तकवीयत मिल रही है कि जो ईरान और हिजबुल्लाह के दावे हैं कि हम इतना डैमेज कर रहे हैं, तो वो बात सही साबित हो रही है, क्योंकि अगर डैमेज नहीं हो रहा तो फिर वो बता क्यों नहीं रहे। और बहुत सारी वीडियोस और जो तस्वीरी सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं कि डैमेज वहां पर हो रहा है, और वहां पर जो इनके शेल्टर्स हैं इवन वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं उनको भी ईरान के जो 500 kg जो बॉम्ब्स हैं, 1 टन वॉरहेड वाले बॉम्ब हैं, वो जाकर हिट कर रहे हैं और इनका नुकसान कर रहे हैं, बॉम्ब शेल्टर्स को तबाह कर रहे हैं। बैटल ऑफ हुर्मुज़ भी शुरू हो चुकी है और शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, और इस जंग का फैसला बैटल ऑफ हुर्मुज़ करेगी। बैटल ऑफ हुर्मुज़, यहां पर बर्तरी किसकी है, ये किसके कंट्रोल में है, ये जंग का फैसला करेगी। वो आकर ईरान में जो मर्जी तबाही मचा लें, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कंट्रोल में है तो उनकी विक्ट्री को कोई विक्ट्री मानने वाला नहीं है। बहुत बुरे तरीके से फंस गए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। इनको बाबुल मंदब से सबक सीखना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये एरर किया, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की या गलती की है कि वो समझ ही नहीं सके। अब ये है कि वो कह रहे हैं हम तो माइंस बिछा रहे हैं, अब ईरान से मुख्तलिफ सोर्सेस से ये बात सामने आ रही है कि वो माइंस बिछा रहे हैं, और बड़े एडवांस लेवल की माइंस भी उनके पास हैं जो AI के साथ कनेक्टेड हैं, AI के साथ कनेक्टेड है। और वो ये भी डिफरेंस कर सकते हैं कि ये अमेरिका का जहाज है, ये इजराइल का है, ये फलाने का, वो ये भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर? और अगर ये माइंस बिछा दी गई तो बहुत लंबे अरसे तक ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कोई खुलवा नहीं सकता। एक तो है ना कि वो जहाज गुजर रहा है, उस पर अटैक कर रहे हैं, फिर जहाज गुजरने पर अटैक करने की जरूरत नहीं। जब माइंस बिछा दी गई तो जो भी गुजरेगा वो वैसे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे लैंड माइंस होती हैं। तो फिर ये जो नेवल माइंस हैं इनको साफ करने का भी एक तरीका है। अमेरिका के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आकर इन माइंस को साफ कर सकती है, लेकिन जरा देखिए हुआ क्या है। अमेरिका के पास जो 5-7 माइन हंटर्स हैं वो ऑलरेडी यहां से निकाल चुका है, पहले भी हमने खबर आपको बताई है। माइंस हंटर वो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से निकाल चुका है, वो खलीज फारिस के अंदर मौजूद थे। ये जो 5th फ्लीट है बहरीन में, वहां पर ये खड़े हुए थे, अमेरिका इनको निकाल कर लेकर जा चुका है। तो इन माइंस को हटाने के लिए इस वक्त इजराइल और अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। तो ये माइंस दुनिया की कोई ताकत आकर हटा नहीं सकती, और माइंस लग गई तो दैट मींस कि फिर ये हुर्मुज़ लंबे अरसे के लिए बंद है, फिर इनको साफ करते करते भी कई हफ्ते लग जाएंगे। जंग अगर आज रुक भी जाए और माइंस लग चुकी हैं, फिर उनको साफ करते करते भी कई हफ्ते लग जाएंगे। तो ये यानी कि इंतहाई खतरनाक फेज है। तो अभी 13वें दिन आकर उन्होंने ये माइंस लगाना जब वो शुरू कर दी हैं, और एडवांस। और ये अगली बात है कि सिर्फ यहां पर नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाकी जगहों पर जो बाकी बड़े चौक पॉइंट्स है, जैसे बाबुल मंदब है, रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, वहां पर भी वो ये माइंस लगा सकते हैं। तो फिर क्या क्या बनेगा? सही है। तो इसलिए ओबामा, बुश, बाइडन तीनों सबसे बड़े सपोर्टर इजराइल के, तीनों OIC को तबाह करने में बड़े एक्साइटेड थे, और उन्होंने OIC ममालिक को तबाह किया, बड़े शौक से किया। ईरान पर हमला नहीं कर सके, बावजूद इसके कि वो ईरान को बिल्कुल तबाह करने का इरादा रखते थे। इसका क्रेडिट लेना चाहते थे कि देखो हमने जो एक बचा था उनका मुल्क, उसको भी तबाह कर दिया है। बाइडेन जैसा शख्स गजा में इतना बड़ा जुल्म को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान पर हमला नहीं करने की इजाजत दे रहा है इजराइल को, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि इसका बैकलैश और इसका नुकसान ये बहुत बड़ा होगा, इसकी कीमत हमें बड़ी चुकाना पड़ेगी। और इसकी गजा में तो उनको कीमत नहीं चुकाना पड़ी। गजा में तो ये नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गया है, अब जनाब अली वर्ल्ड इकॉनमी हिल गई है, ऑयल ऊपर चला गया, ये तो कुछ भी नहीं था। वो नुकसान जो उन्होंने उठाया वो और नौयत का है, मुजाहरे हो रहे हैं, उनका इमेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो भी उनको बिल्कुल वो उनके फायदे में नहीं था, लेकिन बहरहाल वो एक अलग चीज है। यहां पर तो उनका इमीडिएट लॉस है। अब जनाब अली वो जो ट्रंप का कार्ड था साइकोलॉजिकल तरीके से कीमतों को नीचे लाना, वो फारिग हो चुका है। अब कल उसने इससे पहले ये कहा कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला हुआ है, किसी ने यकीन नहीं किया।
और ऑयल प्राइसेस अब 100 से ऊपर जा रही हैं, 100 को टच कर चुकी हैं, 100 से ऊपर जा रही हैं और अगले 24 से 48 घंटों में ये 200 को टच कर सकती हैं, 150 को टच कर सकती हैं, 200 को टच कर सकती हैं। यानी अमेरिकी सदर अपनी बातों में बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकन शिपिंग कंपनीज उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं कि ये क्या बात कर रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, वो मैदान जंग बना हुआ है, वहां पर जहाज गर्क हो रहे हैं, माइंस बिछाई जा रही हैं, ये कह रहा है हमारे कंट्रोल में। इतना बड़ा गैप, तो वो फर्क नहीं पड़ा, पहली रात फर्क पड़ा जब उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल में है। ऑयल प्राइसेस अचानक 120 से 90 तक आ गई। अब वो कह रहे हैं जी हमारे कंट्रोल में है, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना जब शुरू हो गई हैं तो ये होता है। अच्छा, तो अब आगे जो नाज़रीन आने वाले नाजुक तरीन लम्हात हैं वो ये हैं, नाजुक तरीन और सेंसिटिव टाइम है ह्यूमैनिटी के लिए, इस रीजन के लिए। वो ये है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और गल्फ को और ईरान को आपस में भिड़वाना चाहते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि गल्फ उससे कैसे निपटेगा। और चूंकि अमेरिका की स्ट्रेटजी यह है कि वो इनको आपस में भिड़वाए और खुद विड्रॉ कर जाए और फिर असलहा बेचकर अपना जो उसका महबूब मशगला है वो काम करे, असलहा बेचे दोनों को, हर तरफ जब असलहा बेचे और खुद जब यहां से निकल जाए, क्योंकि उसका अपना नुकसान जो बहुत ज्यादा हो रहा है। और यह है कि हम ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं ये अमेरिका भेज सकता है, इसकी तरफ जब बढ़ रहे हैं, यानी कि जमीनी जंग की तरफ। सबसे पहले जरा उर्दुगान की एक स्टेटमेंट देखिए। उर्दुगान कह रहा है कि इजरायली अपनी जो नाइट्स हैं वो शेल्टर्स के अंदर गुजारने पर मजबूर हैं और नेतन्याहू इजरायलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुका है। उर्दुगान इजरायली सेटलर्स को मुखातिब कर रहे हैं, नेतन्याहू ईरान के लोगों को मुखातिब करता है ना, तो उर्दुगान जब इजरायली सेटलर्स को मुखातिब कर रहे हैं कि, और आप अंदाजा करें, मतलब कोई ओआईसी लीडर ऐसा बयान जारी नहीं कर सकता। कहता है हालत इस वक्त इजराइल की ये हो चुकी है कि ये अपनी सारी रात जो है वो शेल्टर्स में गुजार रहे हैं, यानी वो ईरान की ताकत, ईरान की फतह और ईरान की डोमिनेंस उसकी बात कर रहे हैं कि ईरान ने ये हालत कर दी है इजराइल की। ठीक है, अच्छा ये खबर भी देख लें और शायद इससे बड़ी भी कोई खबर शायद होगी। रिपब्लिकन्स टेल्स लिंडसे ग्राहम go to fight in Iran if he is going to advocate for foreign wars। अब लिंडसे ग्राहम ने वहां पर ये तबले जंग बजाना, ये ड्रम बीटना शुरू कर दिए हैं, ये ढोल बजाना शुरू कर दिया है कि हमें तो जमीनी फौज ईरान में भेजनी चाहिए। तो उसकी जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जो कि इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्टर है, यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन रिपब्लिकन थोड़े से ज्यादा यानी आप कह लें कि राइट विंग हैं और इजराइल की सपोर्ट उनकी बहुत अगले दर्जे की है। वैसे ये सिक्के के दो रुख हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी जिसका सरबराह ट्रंप है और उसने ईरान की जंग छेड़ी हुई है, वो रिपब्लिकन पार्टी उस लिंडसे ग्राहम को कह रही है कि अगर तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है तो जाओ ईरान में लड़ो, तुम लड़ो जाकर ईरान में। अगर तुम्हें लड़ने का बड़ा शौक है और तुम्हें फॉरेन वॉर्स को सपोर्ट करने का बड़ा शौक है, तुम बाकी जंगों में हमें ड्रैग कर रहे हो, जाओ लड़ो, अपना शौक पूरा करो। यहां पर ये अब एडवोकेसी मत करना, इस बात की हिमायत हम कबूल नहीं करेंगे कि तुम कहोगे जमीनी फौज भेजो, ये जंग करो, वो जंग करो, हम इसको अब कबूल नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा वाकया है रिपब्लिकन्स का ये कहना, दिस इज अनबिलीवेबल। ठीक है ना, तो ये अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। तो जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है ये फैसला कुन साबित होगी इस जंग के हवाले से, कि अगर अमेरिका के अंदर ये सेंटिमेंट पैदा हो रहा है तो फिर कहानी खत्म है। और रिपब्लिकन्स को ये भी है कि भाई इस जंग में हमारा नुकसान हो रहा है और हम कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल कर लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री लेकर वहां से निकलेंगे। अच्छा, तो दूसरी बात यह कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, मार्च में हम है ना, तो नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन और अभी 2-3 महीनों में कैंपेन सारी शुरू करनी है। तो क्या कैंपेन करेंगे? तो इनको यह पता है कि भाई हम इलेक्शन जब वो हार जाएंगे और खुद इस जंग में से हम जीतने वाले हैं नहीं, और जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है वो जाहिर है ये सारे रिपब्लिकन फिर इनके साथ जो बिलियनियर्स अटैच है उनका भी अब लॉस होना शुरू हो गया है। सही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो ईरान के स्पीकर हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो इब्तदाई अटैक्स किए, या बीबीसी अब इसको कोट कर रहा है, हमने जो इनिशियल अटैक्स किए उसका मकसद रडार और डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना था। अब हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी पसंद के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं, हम टारगेट भी आप खुद चूज करेंगे और उसको हम हिट करने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर इससे पहले इजराइल में कोई टारगेट है तो चूंकि डिफेंस की लेयर्स इतनी ज्यादा हैं कि हम उसको हिट करना चाहते हैं लेकिन वो हिट नहीं होगा क्योंकि डिफेंस की लेयर्स इतनी ज्यादा, अब वो इतनी कम हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, रेडार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं कि अब हम जिस भी टारगेट को चाहें, जैसे अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान में आकर किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, किसी भी बॉर्डर पर, किसी भी एरिया में। तो ईरान ये कह रहा है कि अब हम भी रीजन में किसी भी टारगेट को हिट करने की पोजीशन में आ गए। तो ये थी ईरान की स्ट्रेटजी कि एक तरीके से जंग लड़नी है, पहले इनकी जो डिफेंस है ना उसको डैमेज करना, रेडार्स को डैमेज करना, जो कि फौरी तौर पर रिप्लेस नहीं हो सकते। एक और काम हुआ है और वो ये हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद लाई गई है और उसमें ईरान के हमलों को कंडेम किया गया। ईरान के ऊपर हमलों को नहीं,
ईरान के हमलों को कंडेम किया गया, और इसको रशियन मीडिया कैसे कोट कर रहा है, विदाउट कंडेमनिंग वॉशिंगटन एंड तल अवीव अटैक्स, सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन ईरान टू स्टॉप अटैक्स ऑन अरब कंट्रीज। ये रशियन मीडिया कोट कर रहा है। उन्होंने कहा, मतलब खबर तो ये है ना कि भाई रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई है और ईरान को कंडेम किया गया है। नहीं, रशियन मीडिया बता रहा है कि अमेरिका और इजराइल को कंडेम किए बगैर ईरान को कंडेम किया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को कोई कंडेम नहीं कर रहा। तो देखिए, ईरान जब बिल्कुल अकेला है और अकेला लड़ रहा है और 13वें दिन ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि इस तरह से वो एस्केलेट कर रहा है, तो ये बात ध्यान में रखें कि ईरान इज सर्विंग द रीजन, ईरान इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है। देखें, इजराइल का जब तक हम मक्कू नहीं ठपेंगे, इजराइल को डैमेज नहीं करेंगे, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, इजराइल एक के बाद एक मुल्क को निशाना बनाता चला जाएगा और यहां पर जंगों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। 80 साल हो चुके हैं और ये हमारे सामने है कि इस रीजन में जंगें क्यों नहीं रुक सकें, कौन उसका इकलौता जिम्मेदार है, और वो इजराइल है। तो जब तक इजराइल को आप डैमेज नहीं करेंगे, आप नहीं रोक सकते जंगों को। डिप्लोमेसी, मुज़ाकरात कुछ आपके काम नहीं आएगा। तो ईरान इज सर्विंग द रीजन एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी। ईरान जो अब इजराइल के साथ कर रहा है, इजराइल ये बदमाशी नहीं जारी रख सकेगा। तो ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। बहरहाल, तो अब उनकी मर्जी है कि वो उन्होंने ये करारदाद पास की है, लेकिन रशियन मीडिया ने इसको जिस तरह से लिखा है वो आपके सामने है। तो जनाब, इतने बड़े अटैक्स इस वक्त ईरान हिजबुल्लाह कर रहा है। कुछ हेडलाइंस मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं। हिजबुल्लाह ने नहारिया को निशाना बनाया है, गिलोत को निशाना बनाया है, मेरून बेस को निशाना बनाया है, और सीरीज ऑफ ऑपरेशन जब उनकी जानिब से किए गए हैं, गैदरिंग्स को निशाना बनाया गया है। इंटेलिजेंस जो बेसेस हैं, 8200 जो यूनिट है उसकी जो बेस है उसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। ये तल अवीव के बिल्कुल पास है, और इसको इससे पहले ईरान ने निशाना बनाया, अब हिजबुल्लाह ने जब निशाना बनाया है। मल्टीपल ऑपरेशन जब वो किए गए हैं और स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दसियों ऐसी बेसेस हैं जिनको हिजबुल्लाह ने सिर्फ हिट किया है, और इसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। ये लेबनीज बॉर्डर से इला तक, और तल अवीव और हाइफा, ये सब के सब निशाना है। और एक साथ ये हमला, ये दूसरा एक साथ हमला जो ईरान और हिजबुल्लाह ने किया। इसका मतलब आगे भी हम इसी तरह की जंग देखने जा रहे हैं कि एक साथ जो अटैक्स होंगे। तो वाइड स्प्रेड धमाके, सायरन्स ये सुने गए, और इसी दरमियान जो वो तल अवीव, हाइफा, इलात, यहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सायरन्स और धमाके जब सुने गए। और इसी दरमियान जो है वो जो हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स हैं वो भी गिरे हैं, और ईरान के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो भी डिफरेंट एरियाज के अंदर, हरजीलिया का जो इलाका है यहां पर आकर उन्होंने हिट किया। बहुत सारे इजरायली जो सेटलर्स हैं वो भगदड़ के अंदर मजीद जख्मी हुए हैं। कल रात 29 हुए, अब ये जो हमला हुआ उसमें मजीद भगदड़ के अंदर वो हुए हैं। तो अब ये आगे काफी सारी डिटेल है, चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो लेकिन दसियों बेसेस हैं जिनको ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ निशाना बनाया। और इसमें नेवल टारगेट्स हैं, इसमें इंटेलिजेंस टारगेट्स हैं, इसमें कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं, इसमें एयर बेसेस हैं, इसमें हाइफा है, तल अवीव है, स्पेशल रॉकेट्स इसमें जब इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान एंड लेबनान लॉन्च साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल, और इसमें ईरान ने कदर मिसाइल, इमाद, खैबर शिकन, फतह मिसाइल ये सब इस्तेमाल किए हैं। 50 टारगेट्स वो करेंगे हमने तल अवीव में हिट किए हैं। ये अनबिलीवेबल है। पिछले 24 घंटों में ईरान और हिजबुल्लाह की जो पेस है उसमें नोटिसेबल सतह के ऊपर जो इजाफा हुआ है, यानी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। और इजरायली जो सेटलर्स हैं अब वो उनको ज्यादा टाइम जब वो शेल्टर्स के अंदर गुजारना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हर बड़ा मिसाइल जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमें जो है वो कभी एक साइड की तरफ जा रही हैं, कभी दूसरी साइड की तरफ जब जा रही हैं। और बीबीसी ने ये लिखा है कि तल अवीव में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है, सड़कें सुनसान पड़ी है, सेटलर्स जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला हैं। जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं वो इतने तेज हो गए हैं कि अब सायरन्स बजने से पहले ही रॉकेट जब आकर टकरा जाते हैं। मार्केटें और दुकानें बंद पड़ी हैं और इसराइल जब वो मफलूज हो चुका है। और हुर्मुज़ के अंदर सूरत हाल यह है कि ईरानी कमांडर ने कहा है कि 700 किलोमीटर एरिया के अंदर एक भी अमेरिकी जहाज मौजूद नहीं है। अमेरिकी बहरिया फरार हो चुकी है क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे पास इनके जहाजों को डुबोने का खास मंसूबा मौजूद है।